हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 4 अप्रैल के न्यूज़ से। फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट किया है, वो भी आप देख सकते हो। इकोनॉमिक्स का भी कोर्स आ चुका है, उसे भी आप पहले पहला चैप्टर तो पूरी तरह फ्री किया है, वो भी आप देख सकते हो। अराउंड 10 से 12 वीडियो हो जाएंगे उसमें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो 4 अप्रैल क्या क्या है। एक वक्फ एक्ट है, 1995 का अमेंडमेंट बिल जो आया है अभी 2024 में, काफ़ी कंट्रोवर्शियल चल रहा है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा आप न्यूट्रल होके देखिएगा, कोई बायस नज़रिए से मत देखिएगा, ठीक है। टाइगर ट्रिम्प ये किसके कौन सी एक्सरसाइज है? तो ये इंडिया यूएस HADR एक्सरसाइज है। और इंडिया चाइना को हो गए अभी 75 ईयर्स अब उनके रिलेशंस के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला आता है, अभी वक्फ होता क्या है। तो पहली बात, एक परमानेंट डेडिकेशन रहता है प्रॉपर्टी का बाय मुस्लिम फॉर रिलीजियस या फिर चैरिटेबल या फिर जो भी पर्पज के लिए। मेजरली देखो, अब एक अभी आप हो, ठीक है। अभी एक जनरली अभी ये बोला जाता है कि मुस्लिम लोग रहते हैं जनरली इसमें। तो मुस्लिम लोग क्या करते हैं, उनके खुद के इच्छे से, मतलब जो भी इच्छा रही उनकी कि भाई हमारा ये लैंड है, हमें ये डोनेट करना है, जो भी रहेगा, मस्जिद या फिर जो भी वो जो बोर्ड है, जो भी रहेगा, मतलब वक्फ बोर्ड जो रहेगा वो यूटिलाइज कर सकता है उनके प्रॉपर्टी को। पर आपने एक बार जो ये डोनेट कर दिया तो फिर से आप ले नहीं सकते, ठीक है। एक बार डिक्लेयर हो गया है तो ये इनएलिनेबल हो गया है, अभी कैनॉट बी सोल्ड, गिफ्टेड या फिर इनहेरिट। अभी ये जो जमीन रहेगी इसके ऊपर आपका कोई हक नहीं रहेगा, वो जो भी रहेगा वो बोर्ड करेगा। बोर्ड के ऊपर जिम्मेदारी रहती है, जैसे कि अभी वो मॉस्क बना सकता है, मदरसा बना सकता है, ग्रेवयार्ड बना सकता है, शेल्टर बना सकते हैं, ठीक है। और ये मैनेज कौन करता है? तो एक केयर टेकर रहता है इनका। अभी आपने समझो एक गिफ्ट किया लैंड, तो उसके ऊपर एक जो भी रहेगा वो एक केयर टेकर रहेगा, इसके ऊपर बोला जाता है मुतावली, ठीक है। और एस्टेब्लिश बाय एनी पर्सन बिलीविंग इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। अभी एस्टेब्लिश किया गया है किसने? ये कोई भी पर्सन जो बिलीव कर रहा है इस्लामिक प्रिंसिपल्स में, ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं कि इस्लामिक ही हो। चलिए फिर आगे देखते हैं अभी इसमें है क्या। तो इधर तक तो क्लियर है कि वक्फ होता क्या है। एक बार दे दिया, एग्जाम्पल की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी अमेंडमेंट नीडेड क्यों था? अभी प्रॉब्लम कहाँ पर आने लग गया। तो एक तो है, वक्फ क्लेम जो थे वो आर्बिट्ररी थे। मतलब क्या, कि कोई प्राइवेट लैंड है, टेम्पल है, लेक है, तो उसके ऊपर ये वक्फ बोल रहे थे कि हमारे जमीन है। और देखो प्रॉब्लम ये होता था कि इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा था, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं है, बस ये आपने दे दिया, बस हो गया। मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रही कि वो, कि अच्छा आपने ये दिया इस तारीख को दिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बस आपने दे दिया दे दिया। तो वो एक प्रॉब्लम था। और एक प्रॉब्लम आता है जुडिशियल अपील। देखो अभी इसका जो भी मसला रहेगा तो ये जाता है वक्फ ट्रिब्यूनल की तरफ, ठीक है। एक ट्रिब्यूनल रहता है, वो डिसीजन लेगा। और उसके ऊपर कोई मतलब जो जुडिशियल अथॉरिटी रहती है ना, उसके ऊपर नहीं रहती। इनका जो जो वर्डिक रहेगा वो फाइनल रहेगा ट्रिब्यूनल का। तो जुडिशियल अपील का भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। और एक प्रॉब्लम आता है, जो भी प्रॉपर्टीज थे इनके तो मिसमैनेज किए जा रहे थे, एंक्रोचमेंट किया जा रहा था, मतलब जो है नहीं वो भी एंक्रोच कर रहे। और डिक्लाइनिंग कम्युनिटी ट्रस्ट इन वक्फ बोर्ड फेयरनेस। अभी वक्फ बोर्ड का जो फेयरनेस है वो उस पर भी थोड़े से ट्रस्ट का इशू आने लग गया था कि भाई आपके पास अभी क्या क्या इश्यूज है, हम देखेंगे आगे, तो वो भी है। तो इसके लिए अमेंडमेंट बहुत जरूरी था। देखिए न्यूट्रल नजरिए से देखिए, मुझे कोई दोनों साइड आपको दिखाऊंगा मैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है। अभी देखो, ये जो ये जो चल रहा था तो ये कौन से एक्ट के थ्रू चल रहा था? तो 1995 के वक्फ एक्ट से। मतलब ये जो रेगुलेट करता है सभी वक्फ प्रॉपर्टीज के इंडिया में। तो इसको बाद में रिपील किया गया 1954 में, फिर अमेंड किया गया 2013 में, और पावर्स दे दी गई वक्फ बोर्ड के लिए। अभी उसमें एक सेक्शन था जो कि अभी डिलीट किया गया है, कि सभी बोर्ड्स को अलाउड था कि वो आर्बिट्रली डिक्लेयर कर सकते हैं प्रॉपर्टीज एज वक्फ। जैसे मैंने बताया, अभी मान के चलो कोई भी एक लैंड प्रॉपर्टी दिखती है तो ये अलाउ कर सकते हैं बोर्ड्स के लिए। तो सेक्शन 40 1995 की बात है ये, ठीक है। तो इसके ऊपर ही कंसर्न रेज किए गए कि गवर्नमेंट कंट्रोल का कुछ है ही नहीं, मतलब वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी चल रही है और गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल ही नहीं है। और अभी इसमें भी एक आ रहा है कि डायल्यूशन ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। अभी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हो रहा ही नहीं इसमें। अभी नॉन मुस्लिम बोर्ड पर है, ऐसा इनका मानना है। एम्बिग्यूटी है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम डेफिनेशन में। अभी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम अभी मतलब क्या होता है? प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मतलब क्या, नमाज पढ़ने वाला या जो भी रहेगा, मतलब क्या स्पेसिफिक क्या है इसमें। और रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूजर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म रिलीजियस यूसेज। तो वक्फ बाय यूजर वो भी प्रिंसिपल चल रहा था कंसर्न, ठीक है। अभी अभी जो बिल आया है उसके हाइलाइट्स देखते हैं अभी, ठीक है। अभी पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। अभी आपको पता रहेगा
जो भी बिल रहते हैं तो पहले डिस्कस किया जाता है, जिसने भी इनिशिएट किया रहेगा वो हाउस में, फिर वो हाउस पास करता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, वो डिस्कस करते हैं, कुछ अमेंड करते हैं, फिर वो भी हाउस पास कर देता है, और फाइनली जब प्रेसिडेंट के पास जाता है ये बिल, तो वो अगर उसने एसेंट दे दिया कि भाई हाँ ठीक है भाई आप कर सकते हो, ये इस पर लॉ बना सकते हो, फिर जाके बिल पास होता है। ठीक है, बहुत टीडियस प्रोसेस है ये, 2024 से चल रहा है, इसलिए इसका जो बिल का नाम है 2024 है ये। ठीक है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। अब इसमें की प्रोविजंस क्या है? तो इन्होंने क्या बोला कि सेपरेशन ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम वक्फ। अभी इन्होंने बोला जो ट्रस्ट है उसका और वक्फ का कोई तालमेल नहीं, उसको सेपरेट करना चाहिए, ताकि इनमें ज्यादा इंटरलिंकिंग ना हो। मुस्लिम क्रिएटेड ट्रस्ट अंडर अदर लॉज नॉट ऑटोमेटिकली वक्फ। अभी जो भी मुस्लिम क्रिएटेड ट्रस्ट है वो सीधी तरह डायरेक्टली आप वक्फ में प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। ठीक है, ये सेपरेट कर दिया इन्होंने। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी फॉर वर्क डेडिकेशन, मतलब क्या? ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम 5 साल से ज्यादा रहेंगे तभी अलाउ किया गया है कि वो डेडिकेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी। मतलब 5 साल से ज्यादा अगर वो मुस्लिम है, प्रैक्टिस कर रहे मुस्लिम, तो वो अलाउ कर सकते हैं। वुमेन्स राइट्स को भी, अभी देखो पहले क्या होता था, जो इनहेरिटेंस था बस मेल मेंबर्स के लिए था, जो भी मेल मेंबर्स है उनके लिए ही ये वक्फ की प्रॉपर्टी थी। अभी इसके आगे वो वुमेन्स के राइट्स का मतलब वुमेन एम्पावरमेंट भी कर रहे हैं ये। ठीक है, इनके ऊपर भी इनहेरिटेंस होना चाहिए बिफोर वक्फ इज क्रिएटेड। फिर सेक्शन 40 जो मैंने जैसे बताया कि कोई भी प्रॉपर्टी को वो वक्फ डिक्लेयर कर रहे थे, तो वो निकाल दिया गया है। अभी वक्फ बोर्ड जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी एज वक्फ प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस। ठीक है, पूरा प्रोसेस के थ्रू ही वो डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी वक्फ ट्रिब्यूनल और अपील के बारे में देखते हैं। अभी ट्रिब्यूनल जो थे उसमें क्या था, तो डिस्ट्रिक्ट जज रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर रहेंगे और मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट रहेंगे। अपील कर कर सकते हैं वो, हाईकोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट विद इन 90 डेज। अगर उन्हें लगा कि भाई 90 डेज के अंदर उनको ठीक से जजमेंट नहीं मिला ट्रिब्यूनल में, तो जा सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, इसमें मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट भी रहेगा, गवर्नमेंट ऑफिसर रहेगा और डिस्ट्रिक्ट जज भी रहेगा। मतलब जितना हो सकता है उतना ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रही है। और सेंट्रल टेक पोर्टल भी रहेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्री रहेगा। देखो अभी पहले तो कुछ था ही नहीं है ना, कोई प्रॉपर्टीज का कोई लेखा जोखा तो था ही नहीं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्री रहेगी, बूस्टिंग ट्रांसपेरेंसी। मतलब पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रखेंगे कि भाई इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, ये कर सकते हैं। उसके बाद क्या चेंजेस किए? रिड्यूस कंट्रीब्यूशन। अभी वक्फ इंस्टीट्यूशन जो थे वो शेयर करते थे बोर्ड्स को, रिड्यूस फ्रॉम 7% था, तो अभी 5% कर दिया। जो शेयर था वर्क इंस्टीट्यूशन का तो 7% था, तो वो अभी 5% कर दिया। मतलब ज्यादा जो परसेंटेज शेयर है इनका तो वो कम कर दिया। डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन रखा है इन्होंने, कि मतलब इसमें अभी क्या करेंगे, 2 वुमेन रहेंगे, 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे, और मेंबर जो रहेंगे अलग अलग वेरियस मुस्लिम कम्युनिटीज के। मतलब पहले तो वुमेन भी नहीं थे, तो अभी वुमेन भी आ गए, नॉन मुस्लिम्स भी आ गए। ऑडिट और लिमिटेशन एक्ट कैसा है, तो इंस्टीट्यूशंस अर्निंग मोर देन 1 लाख टू बी ऑडिटेड। जो भी इंस्टीट्यूशंस 1 लाख से ज्यादा कर रहे हैं तो उनको ऑडिट करना चाहिए। और लिमिटेशन एक्ट 1963 नाउ अप्लाइज टू वक्फ डिस्प्यूट्स। तो जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसमें अभी लिमिटेशन एक्ट लगेगा। और गवर्नमेंट लैंड प्रोटेक्शन की बात की जाए तो गवर्नमेंट जो कलेक्टर लेवल ऑफिसर रहेगा वो क्लेम देखेगा कि भाई सच में ये गवर्नमेंट लैंड है या नहीं है, क्या वक्फ के क्लेम सही है, तो उसके हिसाब से कलेक्टर लेवल ही डिसीजन लेगा, बाकी कोई नहीं ले सकता। अभी वे फॉरवर्ड क्या है, देखो ये दोनों साइड भी इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये हल्ला बोल रहे हैं वगैरह वगैरह, पर आप इसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी देखिए। अभी एक हाथ से तो टाली नहीं बजती है, तो कुछ ना कुछ तो खराबी रहेंगी, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो बिल का इंटेंट बस ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के लिए था, स्पेशली जो इंक्रोचमेंट हो रहे डिस्प्यूट्स हो रहे तो उसको कर्व करने के लिए। और इम्प्लीमेंट अच्छे से किया तो क्लियर रूल्स रखने चाहिए, रोबस्ट कंसल्टेशन होना चाहिए सभी स्टेक होल्डर के साथ, और सेफगार्ड करने चाहिए जो भी माइनॉरिटी राइट्स है। मतलब ऐसे भी नहीं कि वन एक तरफा ही कर रहे हैं ये सब, तो सभी के माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्ट करते हुए ही करना चाहिए। एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए वक्फ बोर्ड्स के लिए, जुडिशियल ओवरसाइट के लिए। रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए ताकि जो एक बैलेंस क्रिएट हो जाए स्टेट का सुपरविजन में और रिलीजियस की ऑटोनॉमी में। तो ये वे फॉरवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आप बाई चांस अगर कोई मुस्लिम इंटरव्यू में जाता है तो उसके लिए बेसिक क्वेश्चन है कि वफ़ के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या अभी का जो लॉ है वो सही है, तो आप प्रिपेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू मैंने क्वेश्चन बनाया है कि वक्फ एक्ट है क्या 1995 का, इसके की फीचर्स डिस्कस करिए, किसके? अमेंडमेंट बिल के, इसके नहीं। देखो इधर ही क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। आप बोलोगे कि भाई व्हाट इज वक्फ एक्ट, डिस्कस द की फीचर्स, अभी इतना पढ़ लिया चालू हो गए आंसर लिखने। वक्फ एक्ट के अंदर क्या क्या है तो वो लिखते बैठेंगे, पर क्वेश्चन क्या था, की फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अभी के बिल के लिए। और आपको क्या लगता है कि जो रिफॉर्म्स है वो बैलेंस करते हैं क्या ट्रांसपेरेंसी और माइनॉरिटी राइट्स को? तो थोड़ा बोल सकते कि डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है, पर आपकी राय जो रहेगी वो न्यूट्रल जितना हो सकता है उतना करे, और जो सही रहेगा उसके ऊपर ज्यादा फोकस करे। देखो आपको थोड़ा सा नीडर होके भी डिसीजंस लेने रहेंगे, आप हर बार डिप्लोमेट बन के नहीं चलेगा। ठीक है, अभी टाइगर ट्रेम्प आता है 2025 का, जो मैंने बताया इंडिया यूएस एचडीआर एक्सरसाइज। एचडीआर मतलब क्या? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। मतलब क्या, कुछ भी आपत्ति आती है तो ये भाई लोग जाते हैं। ठीक है,
टाइगर ट्रियम्फ किसकी एक्सरसाइज है, किसके बीच में होती है, इंडिया और यूएस के, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम कोऑपरेशन है, मरीन लेवल पे रहता है ये कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी, कि भाई वो ऑपरेट कर सकते हैं हम। अब इसमें अलग अलग फेजेस है, एक हार्बर फेज होता है और एक सी फेज होता है। हार्बर फेज में क्या है, कहाँ पर लिया गया है, तो विशाखापट्टनम में, जो फोकस करते हैं प्लानिंग वर्कशॉप और ब्रीफिंग्स में। स्पेशल सेशन होता है, स्पेशल ऑप्स रहते हैं, मल्टी डोमेन ऑप्स भी रहते हैं, एयर एयर मैरीटाइम साइबर स्पेस सभी डोमेन्स में ये ऑपरेशन चले जाते हैं। और सी फेज में भी एम्फीबियस ऑप्स होते हैं और एचडीआर वाले भी होते हैं। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हो गया था, जॉइंट ऑपरेशंस वाया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, एम्फीबियस लैंडिंग प्लस रिलीफ, ठीक है, ये अलग अलग है। एयर पोर्टेबल भी हम सब मेडिकल इक्विपमेंट है ये। फिर पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल थ्री सर्विसेज, स्पेशल फोर्सेस, साइबर एंड स्पेस यूनिट्स, मतलब सभी जो मल्टी डोमेन जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, तो उसका पूरा समावेश रहता है ये। और अभी दूसरे कौन से जॉइंट एक्सरसाइज है, तो युद्ध अभ्यास आर्मी के लिए है, कोप इंडिया एयरफोर्स के लिए, वज्र प्रहार स्पेशल फोर्सेस के लिए, तो ये याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन है, इसके सभी के आंसर जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। अभी हम देखते हैं इंडिया चाइना 75, अभी 75 ईयर्स हो गए थे, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया। तो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, अभी ये क्या है, तो ये चाइनीज प्रेसिडेंट जो है, ये क्या नाम है इनका, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो इन्होंने बोला कि जो ड्रैगन टैंगो एग्जिस्टेंस, ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, ये सिंबलाइज करते हैं को एग्जिस्टेंस ओवर कॉन्फ्लिक्ट। मतलब हम कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा, हम ज्यादा से ज्यादा हार्मनी बना के चलेंगे हम। वो अलग बात है, या कितना हार्मनी बनाते हैं पता है आपको। तो हमने रिलेशन कब से चालू किया है, 1950 से लेके अभी 25 हो रहा है। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, 75 ईयर्स हो रहे हैं अभी हमारे, 1 अप्रैल को ही हो गए। अभी हिस्टोरिक एवोल्यूशन की बात की जाए, तो हमारा बुद्धिज्म वाया सिल्क रोड, जो बुद्धिज्म था हमारे इंडिया से निकला है, तो पूरा वो सिल्क रोड भी था, वहां से ही था। कल्चरल और ट्रेड एक्सचेंज भी होता रहता था। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिपेंडेंस हो गया, तो हमने एक नारा भी लगाया था कि हिंदी चीनी भाई भाई। पर उसके बाद वॉर आ गया, तो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया, डिप्लोमेटिक फ्रीज आ गया कि भाई अभी हम बात नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। फिर थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया 1980s में और 2000s में। फिर 1993 में हमने एक एग्रीमेंट किया, बर्थ ईयर है मेरा, ऑन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, भाई शांति बनाए रखेंगे, कुछ नहीं क्या नहीं। एग्रीमेंट किया मिलिट्री सीबीएम्स पर, ठीक है। फिर इकोनॉमिक और कल्चरल लिंक्स भी बढ़ने लगे, हमारी ट्रेड भी अच्छा खासा चलने लगा, 118 बिलियन तक हो गए 2023-24 में। चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ गए 3.5 बिलियन इंडियन यूनिकॉर्न्स में। और एकेडमिक और कल्चरल एक्सचेंज भी होने लग गए, टावर सेंटेनरी सेमिनार 2025 सेलिब्रेटेड शेयर लिटरेरी टाइज, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन होने लग गया, ब्रिक्स, एससीओ, G20, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये कॉमन ग्राउंड हो गया ग्रीन एनर्जी के लिए, ठीक है। अभी चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है अभी, तो देखिए, अभी चैलेंजेस क्या चल रहा है, तो बहुत सारे हैं वैसे, तो हम एक एक करके देखेंगे। पहला तो हो गया था 1962, थोड़ा सा पहले से जाएंगे हम। साइनो इंडियन वॉर, जहां पर 1000 से ज्यादा जो है इंडियंस मारे गए थे और शहीद हो गए थे, और अराउंड 700 चाइनीज सोल्जर्स भी शहीद हो गए थे। जहां पर ओवररन, देखो इन्होंने क्या किया था, इंक्रोचमेंट किया था सीधा, कि भाई आने लग गए कि भाई हमारी एरिया हमारी एरिया। फिर बाद में चाइना ने विड्रॉ किया कि भाई जो भी प्री वॉर पोजीशन थी वहां पर रहेंगे, मतलब जहां पर उन्होंने अटैक किया वो फिर से पीछे जाके रुकेंगे। तो वहां पर बन गई मैकमोहन लाइन, जो कि है अरुणाचल प्रदेश के, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर चलती रहती है, कि भाई ये क्लेम करते हैं कि भाई हमारा आगे का पोर्शन है, इंडिया वाले बोलते हैं कि नहीं भाई आप पीछे रहो। तो उसमें ही चलता रहता है। उसमें भी आता है अभी एक अक्साई चीन एरिया है, जो चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है, और इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है। तो ठीक है, ये अक्साई चीन वैसे हमारा ये एरिया है। फिर 1967 में यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, LAC। यहाँ पर मैकमोहन है, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अभी बाद में 1967 में नथुला कॉन्फ्लिक्ट, नथुला कहाँ पर है, ये देखो 2 नंबर यहाँ पर दिख रहा है, नथुला पास है ये। इंडिया, हंड्रेड्स ऑफ इंडिया एंड चाइनीज सोल्जर्स किल्ड इन सीरीज ऑफ क्लैशेस, नथुला एंड चोला माउंटेन पासेस, ठीक है। यहाँ पर पासेस में भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था 67 में। फिर 75 में तुलुंगला अम्बुश, फिर वहीं पर फिर डोकलाम इशू भी बहुत जोर से चल रहा था। 73 डेज तक ये चल रहा था कि भाई आर्मी सेंड कर रहे, ट्रूप सेंड कर रहे। देखो इनको कैसे करना था, चाइना में कुछ तो बड़ा इशू हो रहा था, तो इनको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने इधर थोड़ा सा घुसपैठी किया कि भाई डोकलाम प्लेटो निकालो। ट्राई जंक्शन है इंडिया चाइना भूटान का, ये यहाँ पर देख सकते हो, 4 नंबर। तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, चिकन ने कॉरिडोर भी है यहाँ पर, 20 किलोमीटर का ही इतना है। अगर इधर ये ब्लॉक कर दिया इन्होंने, तो ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है पूरा अलग हो जाएगा, और ये पूरा ब्रेन वॉश करके हमारे खिलाफ भड़का भी सकते हैं, अभी वैसे भी भड़क गए हैं, अलग बात है। पर जितना हो सकता है हम रिलेशन जो है अच्छा बना के रखेंगे हम, ठीक है। फिर 2020 में लद्दाख कॉन्फ्रंटेशन भी आ गया था, लद्दाख में भी चल रहा था बहुत सारा, वहां पर भी इंडियन फोर्सेस मेंबर किल्ड हो गए थे पैंगोंग त्सो लेक के नियर, ठीक है। तो गलवान वैली भी चल रहा था वहां पर, तो गलवान वैली भी क्वेश्चन आ गया था, यूपीएससी ने पूछा है। तो ये सब था चैलेंजेस के रिगार्डिंग। स्ट्रेटेजिक बॉर्डर स्टैंड ऑफ के ऊपर भी चल रहा है, डोकलाम गलवान। अनडिफाइंड LAC है 3500 किलोमीटर की।
स्टैटिस्टिक डिफरेंस आ रहे हैं, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो पीओके भी ऐसा बोलते हैं कि भाई पीओके जो है वो पाकिस्तान का है, और ये थ्रेट्स देते रहते हैं इंडिया को। तो वो चलता रहेगा। तो ये था, एक क्वेश्चन था, ड्रैगन एलिफेंट टैंगो मतलब क्या, तो ये बताना है आपको। और एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन भी बनाया है, तो उम्मीद है आपको एक अच्छा लगेगा। अच्छा, आपका किधर से आ गया। चलिए ठीक है, मेरे हिसाब से हो गया है। चलिए फिर मिलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया रहेगा। कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, एमसीक्यूज एटलीस्ट एमसीक्यूज तो सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको एक थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आपने इकोनॉमिक्स का वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।